केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, जो विज्ञान की ही एक शाखा है। आज केमिस्ट्री के आधार पर पूरा विश्व नई नई खोजें, आधुनिक तकनीकें, दवाइयों और कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण कर पाया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या प्राचीन हिंदुस्तान में केमिस्ट्री का अस्तित्व कैसा था और क्या था। क्या हम उस समय हिंदुस्तान में केमिस्ट्री में तथ्यों पर आधारित थे या नहीं थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। प्राचीन समय से ही भारत के पास विभिन्न धातुएं जैसे लोहा, टीन, चांदी, सोना, मिश्र धातुएं जैसे तांबा आदि का पूर्ण भंडार रहा है। इन धातुओं को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और विभिन्न उपयोगों में लाया जाता था। उस समय केमिस्ट्री में तत्वों को अर्थात एलिमेंट्स को 10 भागों में बांटा था, जिनका वर्णन वाग्भट ने रसतरण समुच्चय में किया है। साथ ही साथ इसमें प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी का वर्णन और भिन्न भिन्न 32 से ज़्यादा लेबोरेटरी इक्विपमेंट अर्थात प्रयोगशाला यंत्रों का वर्णन किया गया है। वैसे तो पहले हिंदुस्तान को फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता था, परंतु क्या आज भी हिंदुस्तान को फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है? इस पर सोच विचार जरूर कीजिए। अगर हम बात करें प्राचीन समय में हिंदुस्तान में रसायन विज्ञान में ऐसी तकनीकें उपलब्ध थी जो कि आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी टक्कर देती है। अगर आज पूरे विश्व की बात करें तो आइंस्टीन और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों को तो सभी जानते हैं, जिन्होंने मॉडर्न साइंस को अपने ज्ञान से नवाजा है और जिनके आधार पर आज मॉडर्न साइंस ऊंचाइयों को छू रहा है। परंतु क्या आप एक ऐसे हिंदुस्तान के महान वैज्ञानिक को जानते हैं जिन्होंने प्राचीन हिंदुस्तान को अपने ज्ञान के भंडार से जगमगाया है, जिनका शिष्य होना भी एक गर्व की बात थी, जिन्हें फादर ऑफ एल्केमी भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नागार्जुन की, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना, फादर ऑफ एल्केमी। अब ये शब्द एल्केमी पहली बार सुना होगा, तो आइए जानते हैं एल्केमी किसे कहा जाता है। एल्केमी एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया थी जिसमें विभिन्न धातुओं को सोने में परिवर्तित किया जाता था। आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, विभिन्न हिंदुस्तानी वैज्ञानिक एल्केमी की प्रक्रिया को जानते थे, जिसमें वे धातुओं को सोने में परिवर्तित कर देते थे। और वो व्यक्ति जो एल्केमी की प्रक्रिया को करता था उसे एल्केमिस्ट कहा जाता था, जिसमें नागार्जुन का नाम सर्वोपरि है, जिन्हें फादर ऑफ एल्केमिस्ट कहा जाता है। नागार्जुन ने 12 साल की उम्र में ही केमिस्ट्री में शोध प्रारंभ कर दिए थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक प्रसिद्ध पुस्तक है रस रत्नाकर, जिसमें इन्होंने विभिन्न धातुओं को बनाने और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझाया है। इसी पुस्तक में इन्होंने एल्केमी की प्रक्रिया का वर्णन किया है। अगर आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ऐसा क्यों है? इसका कारण यह भी है कि प्राचीन समय में सोना सबसे अधिक भारत के पास था। भारत के पास सर्वाधिक सोना होने का मुख्य कारण है सोने का व्यापार, माइनिंग और एल्केमी की प्रक्रिया। परंतु आज हम बात करें 2022 के WUGC अर्थात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार आज हिंदुस्तान का स्वर्ण भंडार बढ़कर 618.2 टन हो गया है, जो विश्व में 9वें स्थान पर है। हाल ही में भारत ने नीदरलैंड को पीछे किया है। आज पूरे विश्व में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना है, जिनका स्वर्ण भंडार 8,133 टन है, जो कि भारत से 13 गुना ज़्यादा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की सल्तनत पर विभिन्न राजा महाराजाओं और अनेक देशों ने एक लंबे समय तक भारत पर आक्रमण किए और यहाँ उपस्थित सोना लूटकर अपने देश में ले गए। बावजूद उसके भी आज हमारा देश हिंदुस्तान 9वें स्थान पर है। केवल ये ही नहीं, महर्षि कर्णाद ने सर्वप्रथम एटॉमिक थ्योरीज दी अर्थात परमाणु मॉडल्स दिए। अगर यही एटॉमिक थ्योरी उस समय से प्रचलन में रहती तो आज रसायन विज्ञान हिंदुस्तान की देन होता। आपको बता दूं, केमिस्ट्री जिसे आज मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, ये सन 1800 ईस्वी के बाद ही विकसित हुई है, जो कि 200 साल में इतनी विकसित हो गई है
आज जितनी भी उपलब्धियां रसायन विज्ञान छू रहा है वो इन्हीं 200 साल का परिणाम है। परंतु अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर महर्षि कणाद का योगदान सफल होता तो आज हिंदुस्तान का विश्व का सबसे बड़ा नाम होता और केमिस्ट्री भी अलग ही स्तर पर होती। जो टेक्निक हिंदुस्तान के पास रसायन विज्ञान में उस समय थी उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दिल्ली में उपस्थित कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है जो ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पहले बनाया गया था, उस पर आज तक भी जंग नहीं लगा है। महर्षि कणाद अपने सिद्धांतों का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए थे ताकि वो अपनी थ्योरीज़ को रजिस्टर्ड करा सके और उनके मृत्यु के साथ साथ परमाणु सिद्धांत अर्थात एटॉमिक थ्योरी पर जो विचार थे वो उनकी मृत्यु के साथ ही ख़त्म हो गए। रसायन विज्ञान का भारत में पतन होने का यह एक कारण बना। साथ ही साथ एक अन्य कारण यह भी था कि 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में उपस्थित लोगों ने मेडिकल प्रैक्टिस, जो कि मेडिकल साइंस का आधार भी है, उस मेडिकल प्रैक्टिस को मेडिकल प्रैक्टिस कम और मैजिकल प्रैक्टिस यानी जादुई शक्ति या तंत्र विद्या ज़्यादा माना, जिसकी ओस में वास्तविकता मेडिकल साइंस की छिप गई। क्योंकि ये भी एक सच है, हर पीढ़ी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो ज्ञान उसने अर्जित किया है उसे दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करे ताकि उसे और अच्छे तरीके से विकसित किया जा सके। परंतु हिंदुस्तान में एल्केमी और उससे संबंधित प्रक्रियाओं को मैजिकल प्रैक्टिस माना गया और उसी समय पश्चिमी देशों अर्थात वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसे विकसित कर लिया। और यही कारण है कि आज केमिस्ट्री में मिलने वाले नोबेल प्राइज़ में शामिल होने वाले वैज्ञानिकों, भारत के वैज्ञानिकों की संख्या 1% से भी कम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि साइंस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट। विज्ञान मानवता के लिए एक उपहार है, हमें इसे नहीं बिगाड़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।